हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और आज हम जो करने वाले हैं वो है पेडागोजी। पेडागोजी के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसमें हम एक बेहतर समझ बनाएंगे और साथ ही हम उसमें देखेंगे ट्रिक, जिसके साथ हम अगर हमें नहीं भी आ रहा होता है क्वेश्चन फिर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विविध विद्यार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोग अधिगम तथा समवयस्कों से सीखना। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो की जा रही है सहयोग नंबर 1 किसकी, सहयोगी अधिगम, और दूसरी बात की जा रही है समवयस्कों से सीखना। ठीक है, सहयोग अधिगम तथा समवयस्कों से सीखना। तो इसके ऑप्शन है नंबर 1, केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि ये सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। यानी कि ये ऑप्शन कह रहा है कि हमें कभी कभी सहयोगात्मक अधिगम और समवयस्कों के साथ सीखना कभी कभी करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, सहपाठियों में तुलना होती है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी आपको पेडागोजी में केवल या कभी कभी वाले जो ऑप्शन मिले वो कभी सही नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन जो पहला है वो तो यहीं पे गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा है सक्रिय रूप से निरुत्साहित यानी कि डिस्करेज। हम बच्चे को कभी डिस्करेज नहीं करते हैं, हमेशा याद रखना। तो ये भी यहाँ से गलत। नेक्स्ट है, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे कि समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्टिवली प्रमोटेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्योंकि इसमें सक्रिय है और प्रोत्साहित भी कर रहे हैं तो ये सही है, होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्रियान्वित नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि इसमें साफ साफ बोल दिया है कि क्रियान्वित ही नहीं किया जाना चाहिए, और जबकि आपको पता होना चाहिए कि सहयोगात्मक अधिगम और समवयस्क अधिगम हमेशा सही होते हैं। और कभी भी अगर सहयोगात्मक अधिगम की बात की जाती है तो याद रखना, ये बात की थी किसने, बायोगास्की ने। और बायोगास्की ने क्या दिया था, सोशल स्पीच भी दी थी। इससे आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। ठीक है, और जो सोशल स्पीच है वो कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, तो वो जरूर आप याद रखिएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है सी। और पहला क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल और कभी कभी ऐसा नहीं होता है। और दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और क्रियान्वित ही नहीं किया जाना चाहिए, इसमें ये गलत है। तो इसका जो उत्तर सही होगा वो है उत्तर 3, यानी कि आंसर 3। ठीक है, नेक्स्ट, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ और अनुभव करो वाली सूचना पट्टों का प्रयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष विद्यार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। यानी कि शिक्षिका कहती है कि क्लासरूम में जितनी भी तीखी यानी कि जिनकी नोक शार्प होती है ना, उनको ढकने के लिए कह रही है। और बोल रही है कि छुओ और अनुभव करो। ये देखो, छुओ और अनुभव करो। अब आप लोग सोचो ये किसके लिए हो सकता है, ये है दिव्यांग के लिए, यानी कि दृष्टिबाधित के लिए। वो दिव्यांग बालक जो कि दृष्टिबाधित हैं उनके लिए। क्यों, क्योंकि देखो वो जब भी चीज़ों को छू कर देख, वो हमेशा चीज़ों को छू कर देखे। वो जब भी चीज़ों को छुएंगे तो अगर उनकी जो नोक है अगर वो शार्प होंगी तो उनको चोट भी लग सकती है। लेकिन अगर ढक के रख देंगे, इनको ढक देंगे, यानी कि यहाँ पे कुछ सॉफ्ट सी चीज़ लगा देंगे, तो क्या होगा, वो उसको छुएंगे और तब उसको आराम से महसूस कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ये देखो ये कहा गया है ना कि छुओ और अनुभव करो, यानी कि वो हर एक चीज़ को छूकर अनुभव करेंगे, तब उनके बारे में जो भी जानकारी है वो प्राप्त करेंगे, यानी कि उनका सूचनाओं का जो प्रत्यय है वो बनाएंगे। अब देखो श्रवण वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सुनने जैसी कोई बात ही नहीं कही गई। यहाँ पे सीधा बोल दिया है छुओ और अनुभव करो। सीखना समझने वाली शिक्षार्थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सामाजिक रूप से वंचित, यहाँ पे ऐसी भी कोई बात नहीं की गई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए। नेक्स्ट,
प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, यानी कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में बताया गया है। अब याद रखिएगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का IQ लेवल कितना होता है? 140+। ये किसने दिया? ये दिया था टर्मन ने, ठीक है। और बुद्धि लब्धि किसने दी? वो भी टर्मन ने दी थी। और उससे पहले भी बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला दिया गया था, स्टर्न ने दिया था। परंतु जो बुद्धि लब्धि का सही फॉर्मूला जिसमें 100 × है, ये आप ऐसे याद रख लीजिए, मैका से, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज, ठीक है, IQ का फॉर्मूला। तो इसमें बात की जा रही है प्रतिभाशाली बच्चों की और शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहार, ये देखिए, उपहार और पुरस्कारों का प्रयोग करना। तो यहाँ पे 2 वर्ड दिए गए हैं, एक है उपहार और दूसरा है पुरस्कार। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप पेडागोजी करें तो ये हमेशा गलत होते हैं, क्योंकि हम ना ही तो बच्चे को उपहार और पुरस्कार ऐसे देते हैं, क्योंकि इससे बच्चों में क्या आती है, इससे बच्चों में लालच आता है, और हम ये कभी भी नहीं करते। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो मोटिवेशन का सोर्स है, ये कैसा है? सेकेंडरी है, यानी कि वहाँ है, ठीक है, बाहरी रूप से। और हम हमेशा बच्चों को आंतरिक अभिप्रेरणा देते हैं, कभी भी बाहरी अभिप्रेरणा नहीं देते। ये कुछ जगहों पर सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये आप याद रखिए, ठीक है। तो ये तो यहीं से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है, प्रत्यय स्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देना, यानी कि प्रत्यय स्मरण की बात कौन करता है? ये बात करता है व्यवहारवाद, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये होल्ड पे रख रहे, ठीक है। नेक्स्ट है, अपने चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देना। अब देखो, यहाँ पे बात हो रही है किसकी? हम यहाँ पे दे रहे हैं बच्चों को अवसर, और दूसरी बात, चिंतन को प्रेरित कर रहा है, और विविध विचारों को, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि अपसारी सोच की बात हो रही है यहाँ पे, थिंकिंग, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो दोनों ही चीज़ हम हमेशा बच्चों को क्या करवाते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग करवाते हैं, यानी कि बच्चा कुछ अलग सोचे, अलग अलग विभिन्न दिशाओं में सोचे, विविधतापूर्ण सोचे, और उसे अधिक से अधिक हम अवसर प्रदान करें। हमारा एक टीचर का काम क्या होता है? हमारा काम क्या होता है कि हम बच्चों को अवसर प्रदान करें। तो इसमें देखो, तीनों ही बातें आ रही हैं, अवसर भी आ रहा है, विविध विचार भी आ रहे हैं, और हम बच्चों को प्रेरित भी कर रहे हैं। तो अब चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित नहीं, हम नहीं करेंगे, इसमें दिया है नियंत्रित करते हैं। अगर वो सेल्फ खुद से कर रहे हो तब तो ये सही हो जाता, लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। हम हमेशा बच्चे के अंदर ऐसी मेंटलिटी डेवलप करते हैं कि बच्चे स्वयं से ही अभिप्रेरित होते हैं और स्वयं से ही अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा? ये भी हो जाएगा गलत, और ये भी गलत। अब देखो, जो ये बात है, दूसरा वाला जो ऑप्शन है और ऑप्शन तीसरा, ये दोनों ही सही है। अब ये बात कर रहा है व्यवहारवाद की, और ये बात कर रहा है रचनावाद, ठीक है। ये किसकी कर रहा है? व्यवहारवाद, और ये जो ऑप्शन 3 है, ये बात कर रहा है रचनावाद की, रचनावाद। और कभी भी आप जब भी क्वेश्चन में फंसो और व्यवहारवाद और रचनावाद 2 ऑप्शन में हो और आप समझ जाओ, तो हमेशा याद रखना कि हम हमेशा किसे देते हैं वरीयता? रचनावाद को, क्योंकि हमारा जो NCF 2005 है वो हमेशा रचनावाद को ही प्रोत्साहित करता है और उसी की बात करता है, ठीक है। अब व्यवहारवाद की बात हम नहीं करते हैं, हम बच्चे को व्यवहारवाद नहीं, यानी कि व्यवहारिक ज्ञान नहीं देते हैं, हम उसे देते हैं रचनावाद ज्ञान, ठीक है, यानी कि वो खुद से ही अपने ज्ञान को क्रिएट कर सके। यहाँ पे अगर थिंकिंग की बात की जाए, इसमें किसकी थिंकिंग की बात हुई है? तो इसमें बात हुई है पियाजे की, यानी कि ये कोटेशन पियाजे की अकॉर्डिंग है। पियाजे क्या बोलते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना देती है, वह उपयोग करती है। यानी कि एक बच्ची है दिव्या, वो क्या करती है? स्मॉल टास्क,
यानी कि कोई भी अगर उसे असाइनमेंट मिलता है तो वो उसे छोटे छोटे भागों में बांट के करती है। अब देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है। पहला ऑप्शन है द्वितीय विस्तारण विधि। अब द्वितीय विस्तारण विधि है, इसकी अगर बात कभी भी की है तो याद रखना ये किसने दी थी, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने बोला कि जब भी हम सपनों को, ठीक है, जब भी हम सपनों को रिकॉल करते हैं या पुनः स्मरण करते हैं और उनके बारे में एक स्टोरी क्रिएट करते हैं और उनका मतलब निकालते हैं कि इससे ये हुआ, यानी कि जब भी हम सपने देखते हैं तो हम सुबह उठें और फिर उसके बाद सोचते हैं कि ये इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है, और हम उसे बार बार याद करने की जब कोशिश करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं द्वितीय विस्तारण विधि। ठीक है, और ये द्वितीय विस्तारण विधि दी थी सिगमंड फ्राइड ने। और नेक्स्ट है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। अब उपलक्ष्य विश्लेषण विधि में क्या करते हैं, इसमें कोई भी हमें टास्क दिया जाता है तो हम उसे छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं और फिर करते हैं। और दिव्या भी क्या कर रही है, ये देखो दिव्या भी क्या कर रही है, छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके उसे कर रही है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा दूसरा। नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि तीसरा है, इसका ऑप्शन तो दूसरा ही सही है पर आगे भी देख लेते हैं। क्रियात्मक जड़ता। देखो क्रियात्मक जड़ता नियम विधि जो है ये है परंपरागत, यानी कि जो हम पहले से करते हुए आए हैं समाज में, कुछ लोगों को जैसे कि जात पात या फिर धर्म के हिसाब से जो लोगों ने बांट रखा है वो क्या है, वो है क्रियात्मक, यानी कि पहले से जो होता हुआ आया है। कुछ लोग बोलते हैं ना अरे ये तो पहले से होता हुआ आ रहा है, यानी कि ये कैसा है, ये है क्रियात्मक जड़ता। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, जड़ता ना आप समझो कि सिर्फ क्रियात्मक है, नहीं क्रियात्मक नहीं, ये जड़ता क्रियात्मक का नियम है। फिर कम करने की विधि, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे शैक्षिक कार्यक्रम वे हैं, ये वाला हम लोग कर चुके हैं, चलो नेक्स्ट करते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पूछा गया है कि असफल होने का कारण क्या हो सकता है बच्चों का, यानी कि सही कारण हमें पता लगाना है। तो चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है विशेष जातियों एवं समुदाय से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है। अब देखो यहाँ बात की जा रही है कि जितने भी जाति समुदाय के आधार पर बांटा गया है, और जितने भी हम जाति और समुदाय के आधार पर ऑप्शन देखते हैं हम उन्हें कभी भी सही नहीं मानते, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। एक छोटे से घर का या फिर एक पिछड़े घर का बच्चा या फिर किसी भी जाति का बच्चा कहीं पर भी पहुंच सकता है और वो कुछ भी समझ सकता है और कुछ भी पढ़ सकता है, और उसे अधिकार भी है और उसके अंदर ये योग्यता भी होती है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए प्रयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। अब देखो हर एक बच्चे को पुरस्कार मिले, हम उसे पुरस्कार दें इसलिए बच्चे सफल होंगे क्या, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों के अंदर जो अभिप्रेरणा होती है वो सेल्फ होती है, यानी कि आंतरिक होती है। ठीक है, तो ये जो पुरस्कार वाली बात होती है ये हमेशा कैसी होती है, बाहरी होती है, और हम कभी भी बाहरी अभिप्रेरणा बच्चों को नहीं देते, वो हमेशा नेगेटिव होती है। यानी कि अभिप्रेरणा से देख लो आप, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव वो होती है जो बच्चे में सेल्फ, यानी कि वो खुद से उस मोटिवेटेड है तब तो वो सेल्फ है, और अगर कोई दूसरा उसे कर रहा है किसी तरीके का लालच देके तो वो कैसी होगी, नेगेटिव। और नेगेटिव वाली हमेशा गलत होती है, और जो सही होती है वो होती है पॉजिटिव वाली, यानी कि सेल्फ वाली, जो कि आंतरिक रूप से होती है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखो यहीं से हम ऑप्शन कर सकते हैं, जब हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो रहा है तो हम देख लेंगे कि वी वाला कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे है, ये भी नहीं होगा, यहाँ ये भी नहीं होगा, और फिर ये भी नहीं होगा। ऑप्शन देखो सीधा मिल गया, कौन सा होगा, ए। लेकिन फिर भी हम आगे वाले भी ऑप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। यानी कि शिक्षार्थी असफल इसलिए होते हैं कि इस तरीके से हम लोग उन्हें शिक्षा नहीं देते, यानी कि शिक्षण हमारा सही नहीं है। हाँ, तो हो सकता है कि हम कई बार क्या है कि शिक्षक ही सही तरीके से नहीं पढ़ा रहा है, और कई शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो कि बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और उनकी सोच भी कई बार क्या होता है कि क्लास में बच्चों को छोड़ो आप, जो शिक्षक होता है उसकी सोच काफ़ी
पुरानी टाइप की होती है, यानी कि रूढ़िवादी हम बोल सकते हैं कि रूढ़िवादी सोच होती है वो हमेशा क्या सोचते हैं कि नहीं लड़के इस क्षेत्र में आगे हो सकते हैं, लड़कियां इस क्षेत्र में नहीं हो सकती हैं। तो ये सोच भी हमेशा गलत होती है और ये किसके अंदर, ये शिक्षण के अंतर्गत आएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है शिक्षार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की असफलताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। हाँ, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, विद्यालय की व्यवस्था हर एक बच्चे की जो रुचि है और उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनका ध्यान नहीं रख पाती है, तब भी ऐसा होता है कि बच्चे असफल हों। तो इसका जो ऑप्शन सही कौन सा होगा, ये होगा ए, यानी कि सी और डी दोनों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता, अब देखो सृजनशील कौन होते हैं, वो बच्चे जो कि डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं। और हमेशा एक बात याद रखना, जो सृजनशील बच्चा होगा उसका आईक्यू लेवल हमेशा हाई होता है, यानी आईक्यू लेवल हमेशा ज़्यादा होता है। परंतु ये कभी भी नहीं हो सकता कि जिस बच्चे का आईक्यू लेवल हाई है यानी कि ज़्यादा है वो भी सृजनशील हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, ये दोनों ही बातें आप याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन में आती हैं और आई हुई हैं। तो इसके जो ऑप्शन है पहले हम वो देखते हैं। पहला है रवेदार बौद्धिकता। अब देखो यानी कि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंट, इसकी बात किसने की है, इसकी बात की है कैटल ने। कैटल ने दिया है क्रिस्टलाइज सिद्धांत, जो उनकी थ्योरी है उसमें उन्होंने क्या दिया है, क्रिस्टलाइज का जो सिद्धांत है उन्होंने दिया है। क्रिस्टल का सिद्धांत भी हम इसे कहते हैं। और याद इसमें ये रखना है कि ये किसके अंतर्गत आता है, ठोस तथा तरल। इन्होंने दो प्रकार की बुद्धि बताई। इन्होंने बोला कि एक तो बुद्धि होती है ठोस, जिसे इन्होंने बोल दिया क्रिस्टल, और एक होती है तरल। ठीक है, तो यहाँ जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, क्रिस्टलाइज यानी कि ठोस वाली की। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है अविश्रुत सोच। ठीक है, अविश्रुत सोच, अविश्रुत से आप समझ सकते हैं अविश्रुत सोच किसकी होती है, सिंथेसिस। सिंथेसिस से आप याद रख लो। ठीक है, सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण। ठीक है, अब देखो अपसारी सोच कैसी होती है, जब हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं और सिर्फ किसी भी तरीके से सोचे और एक ही आंसर आए, यानी कि एक ही तरफ हमारा जवाब जाए, तो इसे हम क्या कह देते हैं, इसे कह देते हैं अपसारी सोच। ये तो हो जाएगी अपसारी सोच, वो सॉरी अभिसारी सोच, करेक्शन है। देखिए अभिसारी सोच यानी कि जब हम अलग अलग तरीके से सोचें और फिर भी हम किसी एक ही निर्णय पर आते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कह देते हैं अपसारी सोच। यानी कि हम किसी तरीके से कुछ भी आपसे पूछ लें घुमा फिरा के कि भारत की राजधानी कौन सी है ना, या फिर कुछ भी करके हम पूछें और हर तरीके से जो आंसर आए हमारा वो क्या आना चाहिए, दिल्ली। यानी कि कोई भी एक चीज़ आनी चाहिए, एक ही उसका उत्तर हो, तो हम उसे क्या कह देते हैं, उसे कह देते हैं अभिसारी। फिर नेक्स्ट है डाइवर्जेंट थिंकिंग। अभी देखो हमने बताया था अपसारी सोच की जब भी बात होती है तो सृजनशील बच्चे आते हैं, और सृजनशील बच्चे की जब भी बात होती है तो आती है अपसारी सोच। ठीक है, अपसारी सोच वो होती है जब हम एक ही तरीके से विभिन्न विभिन्न दिशाओं में सोचते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से सोचते हैं। हमें कोई एक काम करना है और उसके हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, तो वो कौन सी सोच होगी, वो होगी अपसारी सोच या फिर विविध सोच। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा सी। नेक्स्ट है द्रव बौद्धिकता। तो ऐसा नहीं है, ये भी किसने दी थी, ये भी दी थी कैटल ने। नेक्स्ट, ओ सॉरी, अब क्वेश्चन जो थे वो आपके ख़त्म हो गए। तो शायद आपको ये बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।